हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए। कोई महारस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। जाहिर है ऐसे में विपक्ष को मजा लेने का पर्याप्त कारण मिल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव कहते हैं कि असल वजह यह है कि दोनों डिप्टी सीएम अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दिल्ली से भी उन्हें यही संदेश मिल रहा है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उन्हें सम्मान नहीं देती, काम नहीं करती। बीजेपी यूपी में अपने अंत के करीब है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि इसकी आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति में अपने भाषण में बीजेपी की हार के कारणों की समीक्षा करते हुए अति आत्मविश्वास को निशाना बनाया, पर यह नहीं बताया कि यह आत्मविश्वास किसका है, किसके चलते प्रदेश में पार्टी की दुर्गति हुई। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब अपने अंदाज में दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ का ऐसा बोलने का आशय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ओवर कॉन्फिडेंस से है? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान की ओर भी इशारा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की वजह बना था? जेपी नड्डा ने कहा था भाजपा पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है, इसलिए अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है। यही नहीं, आदित्यनाथ प्रदेश सरकार पर नौकरशाही के हावी होने पर भी पलटवार करते हैं। योगी कहते हैं, याद रखिए मुहर्रम के समय में सड़कें सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम के वक्त इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, त्योहार मनाने हैं तो नियम के तहत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। अब ये मनमानापन नहीं चल सकता। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। जब संगठन के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे तो उनका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर दिया
कि जब विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। स्मार्टफोन पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के फैलाए झूठ का जवाब क्यों नहीं दिया गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि ये षड्यंत्र हुए ना हुए, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को मिलना चाहिए था, पर प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मिल गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शीर्ष नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कर उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी कर लिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार सामने आती रही। मामला तब और खराब हुआ जब 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 सालों में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने का आदेश दिया। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के थे। सीएम योगी को संदेह था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसे रखना चाहते हैं। नाराज केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को उनके नेतृत्व वाले विभाग एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली। केशव मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एलडीए के कई अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। केशव मौर्य की गोपनीय चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई। इससे मुख्यमंत्री के अधीन वाले विभाग एलडीए में करप्शन की बात सार्वजनिक हो गई। इसे योगी के एक्शन का मौर्य की ओर से जवाब माना गया। इसके बाद 2022 में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट ही हार गए। इस हार के पीछे भी कई कहानियां हैं, पर सीट हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वाहन करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग को पहले भी पार्टी ने कई बार सुलझाया है। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि दोनों लोग पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। केशव को भी समझना होगा कि योगी अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। उन्हें नजरअंदाज करने का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 की शुरुआत करना, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी।